स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हिंदी में काव्यखंड, और काव्यखंड में था हमारा पाठ 12 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला पाठ को ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे, हम पढ़ चुके थे इस पाठ के लेखक के बारे में। लेखक कौन थे स्टूडेंट? आपको ध्यान रखना, लेखक का नाम कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी थे आपके कौन लेखक इस पाठ के। किस पाठ के स्टूडेंट? कैदी और कोकिला। तो हम ऑलरेडी इनके बारे में जान चुके थे, माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में। और साथ ही हमने इसमें जो पहला काव्यांश था उसकी भी हमने व्याख्या देखी थी, पढ़ी थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, रह गया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या गाती हो। कहाँ से? क्या गाती हो, अर्थात हम फिर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले काव्यांश से ही करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ रह गया था अभी, तो इसलिए हम इसको यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाए। क्यों आली, यस, यहाँ तक हमारा था ये क्यों आली, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों आली। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या गाती हो कोयल, क्यों रह जाती हो, क्या पूछ रहे थे माखन लाल चतुर्वेदी। मैंने आपको बताई थी इसकी भूमिका, क्या भूमिका थी, मैंने बताया था कि जो माखन लाल चतुर्वेदी थे वो क्या थे? जेल में बंद थे। उस समय की बात है जब ये हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो लोग, जैसे कि देखिए, कुछ लोग तो ऐसे थे जो सामने से लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उनका विरोध कर रहे थे। कुछ लोग वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, उनके शासन की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे थे। तो जो लेखक थे या जो साहित्यकार थे, जो कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, अगर कोई भी साहित्यकार या लेखक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये सब लोग अगर कोई कविता ऐसी लिखते थे, कोई कहानी लिखते थे, कोई उपन्यास लिखते थे जिसमें देश की बात कही गई हो, देश के हित की बात कही गई हो, और अंग्रेज़ी शासन की उसमें बुराइयां लिखी हो, या फिर उनके अत्याचारों का वर्णन अगर उनकी रचनाओं में है, किसी भी कवि की, किसी भी रचनाकार की, तो उनको क्या करते थे? अंग्रेज़ उठाकर जेल में बंद कर लेते थे। उनकी जो प्रतियां थी, यानी कि उनकी जो बुक्स हुआ करती थी, वो जिनमें वो इस तरह की देश के बारे में लिखा करते थे, वो भी जब्त कर लिया करते थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया करते थे। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और प्रेमचंद थे। बहुत सारे लेखक भी ऐसे ही थे जिनकी बहुत सी प्रतियां, जो उनकी बुक्स थी, वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली। उनको ऐसा लगता था कि ये कविताएं इस तरह की लिखेंगे या कहानियाँ लिखेंगे और लोग पढ़ेंगे तो वो जागरूक हो जाएंगे, तो उनको ये भी डर था, इसलिए शायद ऐसा होता था। तो इसी तरह से जो माखन लाल चतुर्वेदी है उनको भी जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, जेल में बंद थे। और जब आपको पता है कि एक नेचुरल सी बात है, पक्षी रात में नहीं बोलते हैं। ठीक है, उल्लू को छोड़कर, चमगादड़ को छोड़कर, ये दो पक्षी ऐसे होते हैं जो रात में निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चिड़िया, जो आम तरह की चिड़िया, कौवे, ये सब इस तरह के होते हैं, ये तो सारे सो जाते हैं रात में, ये नहीं बोलते हैं। तो जब रात में, आधी रात में, जो माखन लाल चतुर्वेदी है वो कैद खाने में बंद है, जेल में बंद है, और रात में अचानक से वहाँ आकर कोयल बोलने लगती है। तो माखन लाल को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये कोयल क्यों रात में, क्यों, वो पूछने लगते हैं, सॉरी, जब कोयल बोलती है तो रात में अचानक से वो व्यग्र हो उठते हैं कि ये कोयल रात में क्यों बोल रही है, भाई इसका तो ये बोलना नेचुरल नहीं है, कुछ तो वजह है जो ये रात में बोल रही है, कोई तो कारण रहा होगा। अब वहाँ से उनको लिखने की प्रेरणा मिली माखन लाल चतुर्वेदी को। अब देखो, हम पक्षियों की भाषा नहीं जानते, लेकिन लेखक तो लेखक है, उनको वहाँ से वो कोयल के रात में बोलने से प्रेरणा मिली, और उन्होंने उसी को प्रतीक मानकर, कोयल को प्रतीक मानकर, है ना, कोयल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वो जो उन पर अत्याचार हो रहे थे जेल में, या उनके साथियों पर जो भी अत्याचार जेल में हो रहे थे, उस बारे में सब इस कविता के माध्यम से, उस कोयल के बोलने को प्रतीक मानकर, उसके माध्यम से उन्होंने वो सारी बातें लिखी जो हम इस पाठ में पढ़ रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या था पढ़ा हमने कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है,
कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा, अचानक से आधी रात में अर्धरात्रि में कोयल के आवाज़ से चौंक कर लेखक क्या हो जाते हैं, व्यग्र हो उठते हैं, एकदम से वो चौंक जाते हैं और पूछने लगते हैं उससे कि हे कोयल, तुम इस तरह रात में रह कर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का संदेश छिपा हुआ है? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का कोई गुप्त संदेश छिपा हुआ है? तुम इसलिए रात में आई हो, चुपचाप बोल रही हो ताकि मैं तुम्हारा दिया हुआ संदेश समझ सकूं? तो क्या तुम्हारे इस गीत में कोई गुप्त संदेश छिपा हुआ है, या फिर तुम हम सब के लिए प्रेरणा बनकर आई हो, अर्थात तुम्हारे इस गीत में क्या कोई प्रेरणा छिपी हुई है? तुम हमें और भी क्या निराश नहीं होने देना चाहती हो, हमें मोटिवेट करने आई हो? क्या ऐसी बात है? ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अभी कवि आगे लिखते हैं कि हे कोयल, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, लेकिन मैं जहाँ पर बंद हूँ। लेखक अब यहाँ पर कवि क्या करते हैं, अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ, हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है यहाँ पर, यहाँ की जो दीवारें हैं भयानक रूप से काली हैं, ऊंची हैं, और यहाँ पर चोरों, डाकुओं और लुटेरों का निवास स्थान है। यहाँ पर तो जहाँ मैं बंद हूँ, यहाँ की दीवारें भयानक काली हैं और बहुत ही ऊंची हैं, और यहाँ पर तो चोरों का, डाकुओं का, राहजनी करने वालों का अर्थात लुटेरों का निवास स्थान है। इस जेल में तो अच्छे लोग नहीं रहते, इसी तरह के लोग रहते हैं, ये उन्होंने कहा। और क्या बताया उन्होंने कहा, और देखिए लिखा कि मरने भी जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और लेखक कवि लिखते हैं, कहते कोयल से, हे कोयल, यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि हमें पेट भर खाना तो दूर, जीने लायक भी खाना या भोजन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। और इस स्थिति में तब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारा शरीर और हमारा मन तड़प कर रह जाता है। हमें ऐसे शरीर को और मन को तड़पा कर यहाँ पर रखना पड़ता है। आगे कवि लिखते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं, हे कोयल, और यहाँ पर चारों तरफ कड़ा पहरा लगाया हुआ है। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों की जेल में वो बंद थे, और वो लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे चारों ओर अंग्रेज़ों ने अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं और कड़ा पहरा लगाया हुआ है, और ये सिपाही दिन रात हमारी क्या करते हैं, निगरानी करते रहते हैं कि कोई भाग ना जाए, कोई मर ना जाए। उनको तड़पा कर वो लोग जेल में सताया करते थे, मारा करते थे। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। और फिर कवि क्या प्रश्न करते हैं कि यह अंग्रेज़ों का अंधकारमय शासन जो है, ये अत्याचारपूर्ण, अंधकारमय शासन का क्या मतलब है कि अत्याचारपूर्ण शासन। तो कवि कहते हैं कि हे कोयल, अंग्रेज़ों का यह अंधकारमय शासन या अत्याचारपूर्ण शासन वास्तव में कैसा है, काली अंधेरी रात की तरह है। अंग्रेज़ों का यह अत्याचारपूर्ण शासन वास्तव में काली अंधेरी रात की तरह है, और रात इस तरह तक काली है, इस सीमा तक रात काली है, यानी इतनी भयानक काली रात है। उन दुखों को काली रात कहा कवि ने, और ये रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी जो चंद्रमा है वो भी उसके आगे परास्त है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि अंग्रेज़ों का जो अंधकारपूर्ण या अत्याचारपूर्ण शासन है वह वास्तव में कैसा है, काली घनी अंधेरी रात के समान है। और यह रात, इस रात की कोई सीमा ही नहीं है, अर्थात हमें नहीं लग रहा ये अत्याचार कभी ख़त्म होगा। इस रात की कोई सीमा ही नहीं है, और यह रात इस सीमा तक काली अंधेरी है कि हमें आशा रूपी चंद्रमा की मतलब कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती, और इस काली अंधेरी रात के सामने
आशा रूपी चंद्रमा भी क्या हो गया है, परास्त होता हुआ लग रहा है कि आशा रूपी चंद्रमा भी नहीं है, अर्थात हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है यहाँ से निकलने की या फिर अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त होने की। ठीक है, जिस प्रकार काली अंधेरी रात होती है तो चंद्रमा जब उगता है, चंद्रमा निकलता रात में, वो भी उस अंधकार को मिटा नहीं पाता है। ऐसे ही कुछ कवि की दशा हो रही थी। तब कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, है ना, आली क्या, हे सखी इतनी अंधेरी रात है पर तुम क्यों जाग रही हो? इतनी अंधेरी रात है, इतनी भयानक अंधेरी रात है, अर्थात चारों ओर अंग्रेज़ों का अत्याचार है और फिर भी तुम क्यों जाग रही हो? तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हो? देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तब कवि उससे पूछते हैं, अपनी दशा बताते हैं कि मैं जेल में जिस जगह बंद हूँ वहाँ दीवारें बहुत ऊंची हैं, काली हैं और बड़ी भयानक हैं, और यहाँ पर चोरों का, लुटेरों का, राहजनी करने वाले डाकुओं का निवास स्थान है, और हमारे चारों ओर अंग्रेज़ों ने कड़ा पहरा बैठा रखा है, और उनके सिपाही, अंग्रेज़ सिपाही जो हैं वो हम पर दिन रात निगरानी करते हैं, हमारी दिन रात निगरानी करते हैं, अर्थात हम पर कड़ा पहरा बैठा रखा है। तब कवि प्रश्न करता है और कभी आगे कहता है कि भाई अंग्रेज़ों का जो अंधकारपूर्ण शासन है या अत्याचारपूर्ण अंग्रेज़ों का जो शासन है वह वास्तव में गहरी काली अंधेरी रात की तरह है, और यह रात अर्थात यह शासन, अत्याचारपूर्ण शासन को क्या कहा, काली अंधेरी रात, और यह रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी इसके सामने परास्त है, अर्थात हम पर इतने अत्याचार होते हैं कि हमें बचने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो उन्होंने आगे कहा कि चंद्रमा या क्या कहा, प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त हो गया है या परास्त है, और निराशा का, और वह भी हमें क्या कर रहा है, निराशा का संदेशा दे रहा है कि चंद्रमा कोई उम्मीद ही नहीं है भैया यहाँ से निकलने की। तब कभी आगे कहते हैं कि इतनी अंधेरी घनी काली रात में, अर्थात इस अत्याचारपूर्ण शासन में इस तरह से, हे सखी तुम रात में क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? ऐसा कवि ने इस पहले वाले काव्यांश में कहा। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गई हमारी काव्यांश 1 की व्याख्या, और अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेकंड वाले काव्यांश की व्याख्या। मैंने बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप रिपीट करके देख सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है, कवि ने डायरेक्ट वे में नहीं कहा, इनडायरेक्ट वे में कहा है ना। उसके जो अंग्रेज़ थे उनके अत्याचारपूर्ण शासन को उसने कैसा बता दिया, काली अंधेरी रात के समान बताया, और अगर उनको कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही, उस उम्मीद को, यानी कि कोई धूमिल सी, कोई छोटी सी उम्मीद भी हो तो वो उसी तरह है जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा के प्रकाश का पता नहीं चलता, वो चंद्रमा का प्रकाश भी उस अंधेरे को मिटा नहीं पाता, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा काव्यांश, क्यों हुक पड़ी। क्या है देखिए, क्यों हुक पड़ी, हुक पड़ी से लेकर स्टूडेंट कहाँ तक, क्यों हुक पड़ी से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, कोकिल बोलो तो। हर जगह उन्होंने यही पूछा है ना, यहाँ तक लिख देते हैं हम, कोकिल बोलो तो, यहाँ तक है। हर जगह देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, आप अपनी बुक में देखिए। बस यहाँ पर नहीं है ना, वहाँ पर उन्होंने संबोधित कर दिया है और पूछा है कि बताओ भाई कोकिल क्यों तुम बोल रही हो। अब दूसरे जो काव्यांश है हमारा, उसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न, शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में देखो क्या है, इसमें एक शब्द आया, क्या आ जाएगा, हुक। हुक क्या हो जाएगा बताइए, हुक का क्या अर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल उठाइए और ये शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा हुक का अर्थ, कसक या पीड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कसक या पीड़ा। पीड़ा क्या होता है, देखिए दुख होता है, दर्द होता है, मन में जो टीस उठती है ना, कसक, एकदम से एक भावना उठती है किसी से मिलने की, कुछ करने की या दुख की, उसे कहते हैं हम कसक या पीड़ा। ठीक है, वेदना, वेदना का अर्थ भी क्या हो जाता है, पीड़ा ही होता है, आप जानते होंगे। वेदना का अर्थ भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पीड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीड़ा, दुख, दर्द है ना, जो अंदर से दुख उत्पन्न होता है उसे कहते हैं वेदना। फिर है मृदुल। एक शब्द कौन सा आया स्टूडेंट, देखिए मृदुल। मृदुल
मृदुल। मृदुल का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, बताइए, आपको आता होगा। तो देखो मृदुल का दो अर्थ होते हैं, कोमल भी होता है, ठीक है, और मीठा भी होता है। अब हम उसके अकॉर्डिंग, अब हमारा जो काव्य है, जो हमारी काव्य कविता की पंक्तियाँ, उसके अकॉर्डिंग हम अर्थ निकालेंगे। तो मीठा भी होता है, कोमल भी होता है, ठीक है। अब है वैभव। वैभव क्या हो जाएगा देखिए, वैभव। वैभव मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी कर लीजिए फटाफट से। कॉपी क्या करेंगे आप, तो वहाँ पे लिख लीजिए शब्दों को सर्कल करके। तो वैभव, वैभव का क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा, धन भी कह देते हैं, ऐश्वर्य भी कह देते हैं, ऐश्वर्य, या फिर आप धन, धन भी कह सकते हो, ठीक है। धन, हमारे पास जो धन दौलत होती है वो सब हम क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं वैभव। फिर है बावली, एक शब्द और आया स्टूडेंट, देखिए कौन सा, बावली। बावली, बावली का क्या हो जाएगा, पागल हो जाना। कहते हैं ना, आप तो ये शब्द बार बार प्रयोग करते होंगे अपने जीवन में, क्या बावली हो गई हो, ठीक है। बावली, एक मिनट, ठीक है। बावली होना क्या हो जाता है, बावली होना पागल हो जाना, यानी कि तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि, मैंने आपको बताया था, अर्धरात्रि लिखने की क्या ज़रूरत है, अर्धरात्रि तो आधी रात का समय हो गया ना, आधी रात को क्या कहते हैं, अर्धरात्रि, रात को। फिर है दावानल, क्या होता है स्टूडेंट देखिए, दावानल। दावानल किसको कहेंगे, दावानल बताइए। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, जो जंगल में आग लगती है, ठीक है, जंगल की आग क्या कहलाएगी स्टूडेंट, दावानल। और जो जंगल में आग लगती है ना, उसको दावानल ही बोलते हैं। फिर है ज्वालाएं, आप जानते हैं आग की लपटें। बस यही था इसका, आप फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप सर्कल करके वहाँ पर अर्थ लिख लीजिए, या फिर आप इसको अपनी बुक पर, कॉपी पर, कहीं पर भी नोट कर लीजिए। बस यही कठिन शब्द थे, बाकी इसमें ऐसे शब्द नहीं थे। यस, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, देखिए दूसरा है हमारा काव्यांश, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। क्यों हुक पड़ी, हुक मैंने बताया आपको, हुक क्या है, कसक या पीड़ा, ठीक है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आराम आराम से पढ़ेंगे, तभी हमें व्याख्या समझ में आएगी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कैसे बोला, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। हम क्वेश्चन करते हैं ना किसी से, क्या हुई बावली, है ना, तो फिर ऐसे कह रहे हैं कि अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द जो आया था ना स्टूडेंट, दावानल। कौन सा शब्द आया था, दावानल। दावानल क्या होता है, जंगल की आग होता है, ठीक है, जंगल की आग। इसी तरह से एक दो आग और होती हैं स्टूडेंट, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो 3 तरह की अग्नि होती है। एक तो वो अग्नि जो हम जलाते हैं, अब ये जंगल में और समुद्र में आग रासायनिक क्रिया की वजह से या कैसे भी लग जाती है, उसको लगाया नहीं जाता, लेकिन जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। तो एक और आग होती है, देखो बड़वाग्नि। क्या होती है, बड़वाग्नि, ठीक है, बड़वाग्नि। बड़वाग्नि होती है एक आग, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बड़वाग्नि होती है समुद्र की आग, जो समुद्र के अंदर भी। अब आप कहेंगे मैम जंगल तो ठीक है, जंगल में लकड़ियाँ होती हैं या फिर इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं और उसमें तो आग लग सकती, मान लेंगे, लेकिन बड़वाग्नि क्या होता है ना, ये समुद्र में आग कैसे लग जाती है। आप इसको सर्च करके देखना कि कैसे लग जाती है। तो बड़वाग्नि किसको कहते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। समुद्र की आग, जो समुद्र में आग लग जाती है, उसको स्वयं हम क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। देखो दावानल है ना, दावानल को दावाग्नि भी कहते हैं और बड़वाग्नि भी कहते हैं, बड़वानल या बड़वाग्नि, ठीक है। इसको जैसे दावानल है ऐसे इसको बड़वानल भी कह देते हैं। बड़ मार्कर नहीं चल रहा है, बड़वानल, ठीक है, बड़वानल भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं पर, और कहीं पर बड़वाग्नि भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दावानल अलग हो गया। एक और आग होती है स्टूडेंट, जो हमको दिखती नहीं है लेकिन जलती है, वो कौन सी होती है, देखो वो होती है जठराग्नि। कौन सी, जठराग्नि, है ना,
कौन सी? जठराग्नि। जठराग्नि कौन सी आग होती है बताइए जल्दी से? ये होती है पेट की आग। कौन सी आग? पेट की आग। ठीक है, ये जठराग्नि। देखो 3 तरह की, दावानल या दावाग्नि, इसको दावानल भी बोलेंगे, दावाग्नि भी कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा, बड़वाग्नि, बड़वानल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बड़वानल समुद्र की आग, दावानल जंगल की आग और जठराग्नि पेट की आग। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा कई बार हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, कब्ज़ हो जाता है जिसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि पूरा शरीर को ख़राब कर देती है। जो कब्ज़ होती है ना, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो शरीर को पूरा ख़राब कर देता। फेस पे बहुत सारे दाने भी निकल जाते, और भी हम जो फुर्तीले रहते हैं, वो अगर हमारी ये जठराग्नि कमज़ोर है तो उसी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो ये भी अग्नि देखो क्या करती है, ये जठराग्नि भोजन जो हम खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, उसको पचाने का काम करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में कुछ एसिड बनने लगते हैं उसी को। अब वो ऐसी आग नहीं जलती जैसे वैसे आप देखते हैं जब जंगल में आग लगी वैसी आग जल गई, नहीं भाई, कुछ हीट पैदा होती है, गर्मी होने लगती है, कुछ केमिकल्स रिएक्शन कहना चाहिए वो होने लगते हैं हमारे पेट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। और आप जैसे हम कुछ खाते हैं हमारे पेट के अंदर तो वो पचना शुरू हो जाता है। वो पचने के लिए जो केमिकल्स वगैरह जो रिएक्शन होते हैं अंदर कहना चाहिए, तो वो सब क्या हो जाता है, उसी को हम जठराग्नि कहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जैसे हमने कुछ खाया, जैसे आपने सुना होगा ना, मैंने भी आपको बहुत बार शायद बताया है, तो आपकी क्लास में जब भी लेक्चर लिया होगा शायद बताया होगा, या फिर हो सकता है आप लोग को नहीं बताया हुआ, तो चलिए बता देती हूँ कि जब भी हम खाना खाते हैं हमें खाने से लगभग 20, 25, 30, 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए, कुछ भी भोजन करना चाहिए। अब भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। वो क्यों नहीं पीना चाहिए? इसी अग्नि की वजह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, आधी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो हम खाना खाने के तुरंत बाद प्यास लगी, पानी पी लिया, एकदम से नहीं होती, हमारी हैबिट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदतें पड़ जाती हैं। ऐसा आप करके देखिएगा, आप स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, और आपका पेट सही रहेगा। और जो बच्चे भी थोड़े थोड़े ऐसे मोटे हो जाते हैं ना, वो भी नहीं होंगे। यस, एक एज में जाके तो थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते जो आपकी एज में हो जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं होंगी। तो जठराग्नि के लिए क्या, जठराग्नि सही रहे, हमारे पेट की आग जलनी बहुत ज़रूरी है खाने को, वो जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए। तो हमें खाना खाने से 40 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट पहले कम से कम उस समय पे खूब पानी पी लो, और आराम आराम से पीना चाहिए, वो भी घूट घूट करके। और उसके बाद हमें भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपके गले में अटक रहा है या थोड़ा बहुत आप सोचेंगे मैम ने तो ऐसा बोला, आप बिल्कुल नहीं पीते। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है या गले में कुछ अटक रहा है या आपसे नहीं खाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा पी सकते हैं। बहुत सारा भर भर के 1-1, 2-2 जग या लोटा या कुछ गिलास ऐसे पी लेते हैं, वो नहीं पीना है। क्योंकि फ्रेंड देखो, जब आग जलेगी, कोई भी आग है, आप देखना आपके घर में आग कहीं पे जला के देखना, जली और जलाई आपने और उसके ऊपर पानी डाल दिया, जैसे वो जली एकदम से तेज़ हुई उसकी लपटें और आपने पानी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। और फिर जो भी मटेरियल आपने जलाया उसमें से धुआं निकलने लगेगा और फिर वो बहुत अच्छा नहीं लगता, बुरा हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो आग जलती है, मैंने बता दिया आग वैसी वाली नहीं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, जो एसिड बनता है वो सब, तो हम जब पानी पी लेते हैं, जैसे ही भोजन पेट में गया वैसे ही वो आग जलने लगती है उसको पचाने के लिए। और जब हम पानी पी लेते हैं तो वो सोचिए वो पानी से वो आग हमारी ठंडी हो जाती है, और जब आग ठंडी हो जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, और शरीर जब खाना नहीं पचेगा वो पेट में जाकर सड़ जाएगा। और जब सड़ेगा तो आप जानते हैं ना, इतने तो इंटेलिजेंट आप हैं कि सड़ने से फिर कितनी सारी बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं। आप जानते हैं सड़ने से कितना बदबू आएगी, समझ रहे हैं आप। तो बस इतना ही मैं कहूँगी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको ये तीनों आग ध्यान रखनी है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो मैंने इसीलिए इतनी बात आपको बताई। जठराग्नि हमारे शरीर के लिए मेन है, इसका विशेष ध्यान रखना। अगर आप भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो पानी पीने का ध्यान रखना। खाना खाने के बाद हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। बहुत दिक्कत आ रही है तो थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, 2-3 दिन बाद आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप खुद ही नहीं पिएंगे। और आधे घंटे बाद या 20-25 मिनट बाद या आधा घंटा 30 मिनट
बाद आपको खुद से प्यास लगेगी और इतनी प्यास लगेगी ना आप नहीं भी पीना चाहेंगे, आपको पीना पड़ेगा पानी है। तो स्टूडेंट देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।